नीट 2026 के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसमें से क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सब चीज़ आपको सीधे सीधे याद रख लेनी है कि ई बराबर आपको याद रख लेना है 12400 अपॉन। इस फॉर्मूले पर अभी तक आपको इस पे आपको 21 बार क्वेश्चन आ चुका है। सोचिए आप है वो ट्रिक कैसी है कि आपका जो इंटेंसिटी का जो संबंध है वो आई से होता है। आई मतलब छोटा आई मतलब करंट, बड़ा आई मतलब। हेलो गाइस, नीट 2026 के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है अभी प्रिपरेशन करने का। तो अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है। आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स को आज हम समराइज करेंगे और उसमें से क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डुअल नेचर ऑफ वेव। इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट के अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फिजिक्स में फार्मूलाज, और मॉडर्न फिजिक्स में तो आपको फार्मूलाज एकदम याद होने ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया फार्मूलाज की, ठीक है। इसमें से कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो लगातार आते हैं, यानी उनकी जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एकदम कुछ की तो 90% से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ वेव से। सबसे पहले आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसमें से मेगा का मतलब होता है मिलियन, एम फॉर मेगा, एम फॉर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। अब यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका फोटोन के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर E बराबर एच इंटू म्यू। म्यू है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी, और एच हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है, रटी हुई होनी चाहिए। और इसको अपन लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। सी हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, एकदम रटी हुई होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और लेमडा हो गई आपकी वेवलेंथ। अब हमें पता है कि जो एच और सी है ये होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, इनकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होते हैं ये। तो अगर इनकी हम वैल्यू रखें तो आपको एक चीज़ आपको सीधे सीधे याद रख लेनी है कि ई बराबर आपको याद रख लेना है 12400 अपॉन लेमडा, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको जो लेमडा है वो आपको एंगस्ट्रॉम में रखनी है, ठीक है, मीटर में नहीं रखनी है। तो ये आपका एक टाइप से इजी हो जाएगा कि आपको लेमडा दिया होगा, सिर्फ आपको लेमडा दिया होगा और आपको एनर्जी निकालने को बोलेगा तो आपको 12400 से उसको डिवाइड कर, 12400 में उस लेमडा का डिवाइड कर देना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको म्यू दिया है, सिर्फ म्यू दिया है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये वैल्यू रखनी है कि 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू म्यू, ठीक है। इससे डायरेक्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे एनर्जी जो हमने देखी थी लेमडा, जो हमने एंगस्ट्रॉम में रखा था, अगर हम एंगस्ट्रॉम की जगह पे लेमडा जो है वो मीटर में रखें तो आपको ऊपर सिंपल सा क्या करना है, 2 इंटू 10⁻⁻25, ये आपको याद रख लेना है। ये एच सी की ऐसा यूनिट में वैल्यू है, ठीक है। अगर एच की वैल्यू ऐसा यूनिट में रखेंगे, सी की वैल्यू ऐसा यूनिट में रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻25। आपको अगर आप याद रख लेंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा, नहीं तो आप कहाँ एच की वैल्यू रखेंगे फिर सी की वैल्यू रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक आपका फोटोन ये खत्म हो गया यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहीं अगर आपको एनर्जी देके मास पूछा है तो आपको क्या करना है, ई बराबर अपन जानते हैं एम सी स्क्वायर होता है, एम बराबर अपन लिख देंगे ई अपॉन सी स्क्वायर। ई की वैल्यू हमने देख चुके हैं, यहाँ पे ई बराबर होता है एच म्यू एच सी बाई, यहाँ पे एक्चुअली लेमडा लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो एच सी बाई लेमडा, सी से सी कट जाएगा यानी एच अपॉन सी लेमडा, ये आ जाएगा अपना। इसके बाद मोमेंटम आपको याद रखना है पी बराबर ई बाई सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोन का है ये, फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ई बाई सी। इसके बाद आता है रेडिएशन प्रेशर। एक दो बार ही क्वेश्चन आया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपको फिर भी याद रख लेना है। आपको इसमें याद रखना है क्या, एन की वैल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, वो इस एन की वैल्यू है। और इसकी आपको डायरेक्ट याद रख लेनी क्या, पी लेमडा अपॉन एच सी। पी लेमडा अपॉन एच सी आपको रट लेना है ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आया तो तुरंत आप सॉल्व कर दोगे, ठीक। रेडिएशन प्रेशर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक वो बोलेंगे 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक बोलेंगे 100% रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब बोला है आपको तो आपको P बराबर लिखना है एन एच सी बाई लेमडा। P बराबर लिखना है एन एच सी बाई लेमडा, तो एन की बराबर एन बराबर आ जाएगा ये सेम, ठीक है। अगर आपको बोला है कि 100% रिफ्लेक्टेड है तो आपका जो P है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 एन एच सी बाई लेमडा और सी, यानी आपका जो एन हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। अब आपको देखना है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी जो होती है वो होती है क्या, एनर्जी कितने एरिया, कितने पर यूनिट एरिया और कितने पर यूनिट टाइम में निकले, यानी एनर्जी अपॉन टाइम और एरिया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए और टी। अब हमें पता है कि जो ई अपॉन टी होता है वो क्या होता है, पावर। तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन ए। सिंपल है बहुत। इंटेंसिटी का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची मतलब ऐसा कि एग्जाम में अगर कुछ कोई और वर्ड यूज होता है, ठीक है,
तो आपको समझ जाना है कि ये इंटेंसिटी है। वो वर्ड क्या है? एनर्जी फ्लक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी फ्लक्स निकालिए तो आपको समझना है कि इंटेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत पूछा जा चुका है एनर्जी फ्लक्स के रूप में। अब आता है इस चैप्टर का मतलब एकदम हीरो वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या होगा? लाइट गिरेगी तो उसकी कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी और उसके बाद जितनी भी एनर्जी बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यानी ये आपकी जो एनर्जी है hc/λ, ये आपकी गिराई गई है और इसमें ये वाली एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड है, यानी कि वो उतनी एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जितनी एनर्जी बची उस एनर्जी का क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं E इंटू वी, ठीक है। E इंटू वी मतलब कितना वोल्टेज है, बराबर फाई को अपन बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। और इसके बाद E इंटू वी नॉट यानी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर अभी तक आपको इस पे आपको 21 बार क्वेश्चन आ चुका है। सोचिए आप, 21 बार, 21 टाइम्स अभी तक के। तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन आता ही रहता है। अब नेक्स्ट आपको फॉर्मूला आपको देखना है, फॉर्मूला नहीं, एक इंफॉर्मेशन टाइप की है। आपको अगर ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ, तो ग्राफ में आपको कैसे सॉल्व करना है? जैसे आपको आ गया ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ अगर आ गया आपको और ये अगर ग्राफ आ गया आपको, इसमें क्या है? आपको दिया है I1 I2 I3 इंटेंसिटी दी है और ये यहाँ पे करंट की वैल्यू दी है। अब आपसे वो पूछेगा कि इसमें बताओ कि I1, इसमें इंटेंसिटी का ऑर्डर बताओ कि कौन सी इंटेंसिटी बड़ी है छोटी है। तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअली याद ही रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो आपके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक कैसी है कि आपका जो इंटेंसिटी का जो संबंध है वो आई से होता है। आई मतलब छोटा आई मतलब करंट, बड़ा आई मतलब इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, या करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो ऐसे बढ़ रहा है, यानी करंट में क्या है? I3 सबसे बड़ा है, फिर I2, फिर I1, ठीक। तो जो करंट बड़ा होगा उसकी इंटेंसिटी बड़ी होगी, यानी I3 इसमें बड़ा है तो समझ जाइए कि I3 इंटेंसिटी बड़ी होगी और I2 उससे कम, फिर सबसे कम I1। तो ये आपका देखो ऑर्डर आ गया। सेम ऐसे ही अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला आ गया अगर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 2 3, ठीक है, और इसमें दी है फ्रीक्वेंसी 1 2 3। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ। कैसा? मैग्नीट्यूड में। ऐसा नहीं सोचना है कि नेगेटिव में है तो नेगेटिव नहीं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में, अब इसमें आपको याद रखना है कि जो वी नॉट है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उतना ही बड़ा होगा जितना फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, ठीक। आप देख सकते हैं वी जैसा ये भी है और ये भी वी जैसा ही है मोस्टली, ठीक है। तो उसमें आपने आई से आई का रखा था, इसमें वी से आपने म्यू का रखा है। बहुत ही ईजी है, सेम है, आपका याद भी हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है। इसमें V03 बड़ा है, V2 उससे छोटा है, फिर V1 उससे छोटा है। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें म्यू3 बड़ा है, फिर म्यू2, फिर म्यू1। मतलब इसमें आपसे वो पूछेगा कि म्यू का ऑर्डर बताओ, V का नहीं पूछेगा। V का तो आपको दिख ही रहा है, म्यू का पूछेगा और म्यू का आपको बताना है कैसे? V का देख के, जो V का ऑर्डर वही म्यू का ऑर्डर, जो I का ऑर्डर वही छोटे I का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। फिर आपको तीसरे तरीका का ग्राफ आएगा, कैसा? इस टाइप का, ठीक। ये बहुत रेयर मतलब क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि आपके आएंगे ही आएंगे। आपका जो आना था वो मैंने बताया था कि 21 बार आया है वो, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मेटल ए है और बी है। अब आपसे पूछेगा इसमें ये ग्राफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर है। एक फ्रीक्वेंसी है V0 डैश, एक है V0। तो अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इसकी इक्वेशन लिख लेनी है और इसकी भी इक्वेशन लिख लेनी है। तो नेक्स्ट पेज पे ये देखिए आप, हमें पता है इसमें कि जो E बराबर होता है वो क्या होता है? 5 प्लस के मैक्स, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम के मैक्स बराबर लिख लेंगे E माइनस 5। के मैक्स का आपको याद होगा कि यहाँ पे जो कंपैरिजन था के मैक्स का था EV0 से और इसका था EV से और इसका 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप के मैक्स जो है वो यहाँ पे EV था, ठीक है, E को नीचे भेज दिया और यहाँ पे H म्यू और फिर यहाँ पे 5 और E को दोनों के नीचे। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि H/E जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपको थ्योरी में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको ये इक्वेशन आ गई। अब जिसका x बड़ा उसका V0 बड़ा, ठीक है। अब आता है आपका मैटर वेव का, इसमें आता है आपका लैम्डा परिवार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको एकदम, ये फॉर्मूला आपको एकदम टंग पे होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा बराबर आपको लिख देना है H/P, ठीक है, H/P हो गया। H/P को आपको क्या लिख देना है? H/P का हो जाएगा M × V, ठीक।
रूट टू एम ई, ये ई एनर्जी है। इसके बाद आप इसको फर्दर लिख सकते हैं एच अपॉन टू एम, ई को लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, ठीक है। वी हो गया वोल्टेज, क्यू हो गया चार्ज। तो इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पूरा ना हो तो केवल एक ही हो ना, तो उससे आप बना सकते हैं और जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब याद करना बहुत ही ईजी है। सिर्फ एक याद रखना है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, ये मैंने याद रखा था। अब स्पेशल केस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पूछा है और आप ये वैल्यू रखने की बजाय डायरेक्ट आप ये याद रख लेते हैं कि 12.27 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपका कितना आसान हो जाएगा कि 12.27 अपॉन रूट वी रखोगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। सेम आपको 12.27 अगर याद नहीं आ पा रहा है तो आप इसको 150 बाई वी रख सकते हैं, मतलब रूट 150 बाई रूट वी। तो इस तरीके से आप इजीली ये कर सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट वो वाला फॉर्मूला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। ये आपको बता दूं, ये अभी तक 20 बार आ चुका है, ठीक है। वो 21 बार आया था, ये 20 बार आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिला के आ सकता है, मैग्नेटिज्म को मिला के आ सकता है, ठीक है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंपेरिजन आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। फोटोन में आपको सिंपल याद रखना है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच इंटू म्यू। वहीं अगर मैटर की एनर्जी देखें तो वो होती है हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, ठीक है। मैटर मतलब कुछ भी फोटोन के अलावा जो कुछ भी है वो सब मैटर है। इसके अलावा लैम्डा की बात करें तो अगर फोटोन की लैम्डा अपन बात करें, फोटोन पी लिख देते हैं यहाँ पे, एच सी बाई ई। फोटोन के लिए लैम्डा आपको एच सी बाई ई याद रखना है, वहीं आपको मैटर के लिए याद रखना है एच बाई एम बी, ठीक। अब पी को आपको याद रखना है ई बाई सी फोटोन के लिए, और इसमें पी को रखना है फोटोन को रखना है एम इंटू वी। तो इस तरीके से आप इन दोनों का कंपेरिजन अगर सीख लिया तो आपको एक क्रिस्टल क्लियरिटी होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट में। अब आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, मास डिफेक्ट, मतलब कितना डिफेक्ट हो गया, मतलब हम कितना थ्योरेटिकली सोच रहे थे बट हमने देखा जो एक्चुअल में वो कम निकला, तो वो उसका मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, उतना ही तो मास डिफेक्ट होगा। दूसरा आएगा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेबिलिटी बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे नहीं नापी जाती है, ये नापी जाती है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन उसमें टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, ए वैल्यू। और ये आपको मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि मास डिफेक्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर इनटू, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, और फिर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे, कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है वो ए के बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन हो गया आपका ए माइनस जेड, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू होती है जेड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये है आपकी एक्चुअल मास, ठीक, ये आपका थ्योरेटिकल मास हो गया, ये एक्चुअल मास हो गया। अब अगर इक्वेशन दी है ऐसी कि जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, अब रिलीज हो रही है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज कैसे हुई, एनर्जी रिलीज तभी होगी जब कोई मास टूटकर उस एनर्जी के फॉर्म में बाहर हो गया, यानी मास रिड्यूस हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मास होगा रिएक्टेंट का मास बड़ा होगा प्रोडक्ट से, क्योंकि रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी के रूप में वेस्ट हो गया, ठीक। इसी बट जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, ये आपको याद रख लेना है। क्योंकि आपने बाइंडिंग एनर्जी को जब पढ़ा होगा तो आपने इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जो सी की बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इसको अपने आप में बांधने की एनर्जी है, वो सी की एनर्जी हो गई, और यहाँ पे बी की एक खुद की एनर्जी होगी और एक ए की खुद की एनर्जी होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सी की बांधने की एनर्जी है उसमें अपन एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब जाके ये दो में टूट पाएगा। तो यानी कितना स्ट्रांग हुआ ये सी, ऐसे आपको याद रखना है। तो ऐसे में आप याद रख पाएंगे कि बी ई जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रोडक्ट की यानी सी की, वो आपकी ज़्यादा है किससे, ए और बी से। बट आपका मास जो है वो आपको ऐसे याद रखना है कि जब ये दोनों मिले तो कुछ मास रिलीज हो गया एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। अब फिजन का तो आपको पता ही होगा कि फिजन का मतलब होता है कि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब आपका समय बचाएगा। आपको रखना है याद कि एक फिशन जब होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही अगर जूल में देखें तो 3.2 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक। मेगा का आपको पहले बताया था, मेगा मतलब मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻6। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना है तो आपको 200 मेगा वोल्ट हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स फिजन पर यूनिट टाइम,
तो कितने नंबर पर यूनिट टाइम है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो पावर है, पावर क्या होती है, n इंटू ई बाई टी। ठीक, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, और n मतलब कि कितने एटम्स निकल रहे हैं, वो n हो गया। तो आपको n ऐसे निकालना है। आपको डायरेक्ट n का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अपन को याद है कि अपन पावर को जानते हैं कि पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और n निकले हैं तो n इंटू ई अपॉन टी, इससे आप n निकाल दोगे आराम से। ठीक, और एनर्जी जो होती है वो एक के लिए हमें पता है कितनी है, 200। तो n के लिए कितनी हो जाएगी, 200 इंटू एन वाई टी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पावर जो होती है एन वाई टी इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक फिजन का आपने याद रखा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो नंबर ऑफ फिजन हो जाएंगे एन वाई टी पर सेकेंड हो गया। तो उसमें आप 200 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी पावर आ जाएगी। अब अगर क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में आता है कि 1 वाट पावर दी है और आप बताओ कि कितना नंबर ऑफ एटम्स पर सेकेंड निकालो, तो 1 पावर की जगह पे आपको 1 ही रखना है और इससे डिवाइड कर देना है। तो इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो आती है 3.125 इंटू 10 टू द पावर 10 एटम्स। ये आपको मतलब डायरेक्ट अगर आप याद रखना चाहें तो, नहीं रखना चाहें तो बढ़िया है। अब आपको क्वेश्चन दिया होगा a प्लस बी बराबर सी प्लस डी और क्यू वैल्यू निकालो। ठीक है, क्यू वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कि क्वेश्चन में अगर m दिया है इन लोग का, ठीक है, एक तो m दिया हो और या फिर इन सब का दिया हो क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन दो में से कुछ दिया हो सकता है और फिर पूछेंगे कि क्यू वैल्यू निकालो। तो अगर m दिया है तो हमें पता है ये जो एनर्जी निकली है वो कहीं ना कहीं मास के फॉर्म में निकली है, यानी रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट की मास से ज़्यादा, ये अपन देख चुके हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल m इंटू सी स्क्वायर। डेल m आपको पता है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आपको कर देना है। ठीक, और यही हो गई आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो निकलेगी, वो होगी आपकी क्यू वैल्यू। ठीक, अब अगर दी है आपको पर्टिकुलर उसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की आपको पता है कि अगर एनर्जी निकल रही है तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम होती है। तो क्यू वैल्यू आपको निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की घटा देना है, यही आपकी हो जाएगी क्यू वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बट अगर आपको दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको उसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इस तरीके से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आपको याद रखना है इसमें लास्ट जो कि एनर्जी जो होती है, अगर एक एएमयू मास है आपका तो उसमें एनर्जी निकलेगी आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।